नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 35 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 35 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले किस राज्य में की गई थी। इन्वेस्टेड पंचायती राज वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो पंचायती राज की जो स्थापना है वो भारत में सबसे पहले राजस्थान राज्य में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार आपके टेट परीक्षाओं में ये पूछ चुका है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सबसे पहले राजस्थान में लागू कब की गई थी। तो ये लागू की थी 2 अक्टूबर 1959। मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राजस्थान के किस जिले से आपकी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो राजस्थान का एक जिला था नागौर जिला। तो राजस्थान के नागौर जिले से जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको शुरू किया जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो पंचायती राज है उससे भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है। तो अगर बात करें पंचायती राज से, तो पंचायती राज से भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है। 73वां जो ये संविधान संशोधन है वो आपका 1992-93 का है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और 73वां संविधान संशोधन आपकी पंचायती राज की बात करता है। 73वां जो संविधान संशोधन जो पंचायती राज की बात करता है, ये कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। तो 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज लागू होता है। और 24 अप्रैल को मेरे दोस्त आप ये भी जानते हैं कि हमारे देश में 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को हमारे देश में मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। साथियों, अगर आप भी एसपीटेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अब वो समय आ चुका है जब आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। आप भी एक कम बजट में कोचिंग लेना चाहते हैं, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो यूथ अध्ययन दे रहा है आपके लिए मात्र और मात्र 499 में, 499 मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। भाई, जो क्लास लाइव होगी ना, आप स्कूल में जॉब करते हैं, आप टाइम नहीं दे पाते, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का अलग टीचर, बेहतरीन टीचर आपको मिलने वाला है। एवरी सैटरडे आपका वीकली टेस्ट रहेगा। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी 500 प्लस हर एक स्ट्रीम में बच्चा जुड़ चुका है, 7876145409 78 761 45 409 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। देर किस बात की, जल्दी जल्दी जुड़िए आप इस नंबर पे, क्योंकि अब जो है वो समय जो है वो क्या है, शुरू हो चुका है जब आपको एचपीटेट की तैयारी जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। तो आप नंबर एक बार फिर से आप नोट कर लीजिएगा, 78 761 45 409। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वर्तमान में जो पंचायती राज है वो किस स्तर पर काम कर रहा है, किस समिति की सिफारिश पर काम कर रहा है। तो वो है आपकी बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता जो समिति है वो कितने स्तरों पे काम करती है? तो बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तर पर काम करती है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज समिति है वो किस पे काम करती है? तो बलवंत राय मेहता पे काम करती है। बलवंत राय मेहता समिति कब की है? बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 की है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि भारत का दूसरा राज्य जिसने आपका क्या किया था, भारत का दूसरा राज्य जिसने पंचायती राज को लागू किया था, तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो आंध्र प्रदेश क्या है? आंध्र प्रदेश आपका जो है वो क्या है मेरे दोस्त? आंध्र प्रदेश आपका दूसरा राज्य भारत का जिसने पंचायती राज को लागू किया था। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो पंचायती राज होता है उसका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष होता है। तो पंचायती राज में जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। वर्तमान में जो पंचायतों में है वो कितने विषय दिए गए हैं? तो पंचायतों में जो है वो 29 विषय, तो पंचायती राज में 29 विषय दिए गए। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। मेरे दोस्त, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज से कौन सी अनुसूची जुड़ी है। तो 11वीं अनुसूची जो है वो भारतीय संविधान के पंचायती राज से जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। उसी प्रकार अशोक मेहता समिति, ये 1977 की एक समिति है जिसका नाम है अशोक मेहता समिति। किससे जुड़ी है? अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज से जुड़ी है, जो कि द्विस्तरीय पंचायती राज की बात करता है। तो पंचायती राज की द्विस्तरीय जो बात करता है वो बात करता है आपका कौन? अशोक मेहता समिति। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। एक क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में जो बार बार पूछा जा रहा है वो है कि अनुच्छेद नंबर 40 किसकी बात करता है। तो अनुच्छेद नंबर 40 बात करता है ग्राम पंचायतों के गठन की।
अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच हिल डज गिरी रिवर ओरिजिनेट। गिरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है। गिरी नदी आपकी कुफर चोटी से या कुफर पहाड़ी से निकलती है जो कि जुब्बल में है। देखिए साथियों, ये जो है वो कहाँ पर मिलती है, तो गिरी नदी जो है वो किसकी सहायक है, तो गिरी नदी यमुना की सहायक है, जो कि मोकामपुर, एक मोकामपुर जगह है, मोकामपुर नामक स्थान में यमुना नदी में मिलती है। देखिए गिरी की दो सहायक नदी है, एक अश्विनी है, एक जलाल है। तो जलाल और अश्विनी किसकी सहायक है, तो वो आपकी गिरी नदी की सहायक नदी है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अश्विनी खड्ड किसकी सहायक है, तो अश्विनी खड्ड भी गिरी नदी की सहायक नदी है। साथियों बात करें, आपका क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि गिरी के अलावा यमुना की और कौन कौन सी सहायक नदी है, तो जलाल नदी यमुना की सहायक है। टॉस नदी जो है वो भी यमुना की सहायक है। मेरे साथ ही क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है पबर नदी भी यमुना की सहायक है। पटसरी नदी है, आंध्रा नदी है, ये सारी की सारी सहायक नदियाँ हैं यमुना की। गिरी है, जलाल है, टॉस है, पब्बर है, पटसरी है, आंध्रा है, ये सारी की सारी जो है वो क्या है, यमुना नदी की सहायक नदी है। ये सारी की सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है मेरे दोस्त। वैसे सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज हिमाचल की सबसे लंबी नदी है। आप बोलेंगे कितनी लंबी है, तो सतलुज 320 किलोमीटर लंबी है। सतलुज की लंबाई 320 किलोमीटर है। सतलुज हिमाचल की सबसे लंबी नदी है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में एंटर कहाँ पर होती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन आती कहाँ से, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन एंट्री वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में जो इसका उद्गम होता है वो होता है आपका शिपकी दर्रे किन्नौर से। तो शिपकी दर्रे किन्नौर से क्या होती है, हिमाचल में एंटर होती है। और दोस्त आपको ये बात डिटेल से याद रखनी है कि ये जो है वो हिमाचल में एंटर होती है शिपकी दर्रे किन्नौर से। और मेरे दोस्त आपको याद रखना है सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो है आपका, वैदिक होता है पुराना नाम सुतुद्री, और संस्कृत नाम है शुतुद्रु। तो दोनों नाम आपको जरूर याद रखने। संस्कृत नाम है इसका शतुद्रु और इसका जो आपका वैदिक नाम है वो है सुतुद्री। तो वैदिक नाम और संस्कृत नाम दोनों याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि पद्म संभव का नाम हिमाचल प्रदेश की किस झील से जुड़ा है। तो पद्म संभव का नाम हिमाचल प्रदेश की रिवाल्सर झील से जुड़ा है। अब आप बोलेंगे कि रिवाल्सर झील हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है। तो रिवाल्सर झील जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है मेरे दोस्त। बात करें रिवाल्सर झील की, तो रिवाल्सर झील को अक्सर पद्माचन भी कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की किस झील को पद्माचन कहते हैं, तो रिवाल्सर झील को पद्माचन भी कहते हैं। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डिटेल से याद रखनी है, क्योंकि जो रिवाल्सर झील है यहाँ पर पद्म संभव जी के जन्म दिवस के अवसर पर एक मेला मनाया जाता है जिसका नाम है छेत्सू मेला। तो छेत्सू मेला हिमाचल प्रदेश के किस झील के पास लगता है, तो वो रिवाल्सर में पद्म संभव जी के जन्म दिवस पर लगता है। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि हिमाचल की वो कौन सी झील है जहाँ पे हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्मों का तीर्थ स्थान है। तो हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्मों का जो तीर्थ स्थान है वो आपका कहाँ पर है, वो आपका रिवाल्सर में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है साथियों। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि हिमाचल प्रदेश में तैरते हुए टापुओं की झील किसको कहते हैं। तो तैरते हुए टापुओं की झील भी आपकी रिवाल्सर झील को ही कहा जाता है। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और भगवान लोमेश ऋषि की तपोस्थली कहाँ पर है, तो लोमेश ऋषि की तपोस्थली भी रिवाल्सर में है। ये सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। चलो ऑप्शन में जो जो झीलें हैं उनकी बात करते हैं। ऑप्शन में है खजियार झील। तो ये खजियार झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। भाई खजियार झील की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस झील को, खजियार की बात करें तो खजियार को हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड आपका खजियार को कहा जाता है। खजियार आपका चंबा में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक खजीनाग भगवान का मंदिर भी है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है साथियों। ऑप्शन में है पराशर भी हिमाचल प्रदेश की एक झील है और पराशर झील जो है वो मंडी में है। इसकी ऊंचाई जो है वो 27-43 मीटर, बोले तो 2743 मीटर ऊंचाई है आपकी पराशर झील की। पराशर झील क्यों फेमस है, क्योंकि ये हिमाचल की ऐसी झील है जहाँ पे चंद्राकार गोलाकार टापू
तैरता हुआ दिखाई देता है। तो हिमाचल की ऐसी झील जहाँ पे चंद्राकार गोलाकार टापू तैरता हुआ दिखाई देता है, तो वो है आपकी पराशर झील। मेरे भाई, पराशर झील में पैगोडा शैली में एक मंदिर बना है। पैगोडा शैली में जो मंदिर बना है वो है ऋषि पराशर का मंदिर। तो ऋषि पराशर का पैगोडा शैली में यहाँ पे एक मंदिर बना है पराशर झील में, जो कि पुलिस के पेपर में भी आया था। और जो पराशर ऋषि का मंदिर बना है पराशर झील के पास, ये बनाया था मंडी के राजा बाणसेन। तो बाणसेन के द्वारा पराशर मंदिर बनाया गया था पराशर झील के पास। और पराशर कौन थे? तो ऋषि वेदव्यास के पिता। तो ऋषि पराशर वेदव्यास के पिता थे, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। डल, तो डल भी एक झील है। जी हाँ, बिल्कुल झील है भाई मेरे भाई, डल एक झील है। और डल झील आपकी कांगड़ा जिले में है। और डल झील के पास क्या है? भागसूनाथ भगवान का मंदिर है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और डल झील मात्र और मात्र धर्मशाला से 11 किलोमीटर की दूरी पे है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। कांगड़ा में ही आपकी करेरी झील है, कांगड़ा में ही आपकी मछियाल झील है। तो ये सारी झीलें आपको डिटेल से याद रखनी है। मेरी वीडियोज़ अगर थोड़ी भी आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ना आप हर हर महादेव जय श्री गुल महाराज जरूर लिखें, अगर आप भी भोले बाबा को मानते हैं। और जो जो आपके कुल के देवता है, महाराज है, उनका नाम लिखेंगे, मोटिवेशन आएगा, सारे बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा। मैं बोलता हूँ इन वीडियो से ही आपका बेड़ा पार होने वाला है, आपका एचपी टेट जो है वो निकलने वाला है। कोचिंग लेने का मतलब, मैं कोचिंग के लिए क्यों बोलता हूँ कि कोचिंग लेने से बस आपकी कंटिन्यूटी बढ़ती है, आपके सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं। साइकोलॉजी अलग टीचर पढ़ाता है, जैसे कि आपको जीके परमानेंट मिलता है, जेबीटी वालों को मैथ परमानेंट मिलता है। तो इस प्रकार से आपकी क्लासेस, जैसे नॉन मेडिकल वाले केमिस्ट्री है, आपकी अदर क्लासेस है, मेडिकल वाले है बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, आपकी जो क्लासेस रहती है साइकोलॉजी है, जितने भी सब्जेक्ट है, धीरे धीरे मतलब आपका क्या है, कंटिन्यूटी में आप आ जाते हैं। ये फ़ायदा होता है कोचिंग लेने का। बाकी वीडियोस तो आपके बीच आपकी हेल्प कर ही रही है। और टीजीटी आर्ट्स और बाकी अन्य जितने भी टेट के एग्जाम हैं, उनके लिए जीके रामबाण साबित होने वाला है। आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो भी तैयारी कर रहे हैं एचपी टेट की, उनको भेज दीजिए, क्योंकि यूथ अध्ययन पिछले 1 साल में 1000 से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करवा चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन उससे भी प्यारा क्वेश्चन है, वेयर इज़ मोहना ए फेमस फोक सॉन्ग? मोहना कहाँ का प्रसिद्ध गीत है? तो अगर बात करें मोहना की, तो मोहना आपका बिलासपुर का प्रसिद्ध गीत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहना के अलावा अगर मैं बताऊँ तो गमरी, ये भी कई बार पूछा गया टेट परीक्षा में कि गमरी कहाँ का लोकगीत है, तो गमरी भी बिलासपुर का है। गमरी के अलावा मेरे दोस्त बालो, बालो कहाँ का है? तो बालो भी बिलासपुर का ही लोकगीत है। बालो के अलावा आपका झुंझुनू, क्या है? झुंझुनू। तो झुंझुनू जो गीत है वो कहाँ का है? तो झुंझुनू जो गीत है वो भी आपका बिलासपुर का है। आपका 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 बात करूँ, बालो है, गमरी है, आपका मोहना है, ये सारे के सारे लोकगीत कहाँ के हैं? आपके बिलासपुर के। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है मेरे दोस्त। आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन में दिया है सिरमौर। सिरमौर में क्या क्या गाया जाता है? तो सिरमौर में लामण गाई जाती है। सिरमौर और शिमला दोनों लगा लो। तो यहाँ पे एक तो लामण गाई जाती है, एक झूरी गाई जाती है, नाटी है, हार है, ये सारे के सारे कहाँ हैं? ये आपके सिरमौर और शिमला दोनों में गाए जाते हैं मेरे दोस्त। आपके कुछ इंपॉर्टेंट लोकगीत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुंजू चंचलो, फुलमू रांझो, राजा गद्दड़, कुंजरी मल्हार। तो सारे के सारे जो है, और भुक्कू गद्दी, तो ये सारे के सारे गीत जो है वो कहाँ पर है? आपके चंबा के लोकगीत है। फुलमू रंजो, राजा गद्दड़, कुंजरी मल्हार, आपका कौन सा? भुक्कू गद्दी। ये सारे के सारे किसके हैं? आपके चंबा के। एक और है चंबा का एंचिलिया। एंचिलिया भी कहाँ का है? तो एंचिलिया भी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का ही लोकगीत है मेरे दोस्त। जैसे कि आपका किन्नौर का एक बहुत फेमस है टिप्सी बाटने। क्या है? टिप्सी बाटने। तो टिप्सी बाटने किसका है? तो टिप्सी बाटने आपका किन्नौर का है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। और सारे के सारे, चलो जो ऑप्शन में कांगड़ा दिया है, सर कांगड़ा भी बता दीजिए। कांगड़ा का है हरि सिंह राजिया। हरि सिंह राजिया लोकगीत कहाँ का है? कांगड़ा का है। नूरपुर दिए खतरेटी है, नूरपुर दिए खतरेटी है। नूरपुर दिए खतरेटी है, मंडी वाले जानते कि एक लोकगीत है मंडी का। नूरपुर दिए खतरेटी है। सुलिया टंगोई गई मेरी जान, तो सुलिया टंगोई गई मेरी जान। और घोड़ी कांगड़ा का ये विवाह गीत है। तो ये सारे के सारे विवाह, हरि सिंह राजिया, नूरपुर ये दिए खटरटी है, सुलिया टंगोई गई मेरी जान और घोड़ी, ये सारे के सारे गीत कहाँ के हैं? कांगड़ा के हैं मेरे दोस्त। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो सारे के सारे आप याद रखिए, कोई सा क्वेश्चन भी आएगा आप गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, इसकी जो खोज है वो 1921 में हुई थी। देखिए, वैसे तो इस हड़प्पा सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों है सबसे उचित नाम?
क्योंकि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो खोजा गया स्थल है वो है आपका हड़प्पा। और हड़प्पा को 1921 में जो खोजा है वो खोजा है किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई, इसीलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? तो भाई ये जो सभ्यता है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, वो सिंधु नदी के तट पर मिली, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। मेरे भाई हड़प्पा की बात करूं, ये हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तट परीक्षाओं में कई बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा की अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, लेकिन आप ये बताइए ये वर्तमान में किस देश में है? तो हड़प्पा आपका पाकिस्तान में स्थित है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। एक क्वेश्चन और बहुत बार टेट परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सही समय बताइए एनसीईआरटी के मुताबिक। तो 2500 ईसा पूर्व से, ध्यान से सुनना है दोस्तों, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व एक सटीक और सही समय माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है, और जो बात मैं आपको डिटेल से बता दूं उन बातों को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। उसी प्रकार 1922 की अगर मैं बात करूं, 1922 की बात करें, 1922 में आपकी मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1922 में किसने की थी? तो वो की थी राखल दास बनर्जी। तो राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किसकी खोज की जाती है दोस्तों? इसकी जो खोज है वो की थी राय बहादुर किसने की थी? राखल दास बनर्जी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा की, और राखल दास बनर्जी ने की थी किसकी? मोहनजोदड़ो की 1922 में। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को डिटेल से याद रखना होता है। तो ये अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? अगर बात करें भगवान महावीर की, तो भगवान महावीर का जो जन्म है वो कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर की के मुताबिक बिल्कुल सही दिया गया था कि 599 ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। कई किताबों में ये 540 ईसा पूर्व में दिया गया है, तो दोनों ही डेट हम इसको मान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर इस क्वेश्चन पेपर के मुताबिक माने तो 599 ईसा पूर्व भगवान महावीर का जन्म। अच्छा, कहाँ हुआ था? क्वेश्चन ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो कुंडग्राम वैशाली, तो कुंडग्राम वैशाली नामक जगह में जो है वो जन्म हुआ था किसका? आपका किसका हुआ था? आपको डिटेल से याद रखना है। भगवान महावीर या महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ये बात आपको डिटेल से याद रखना। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या है? इस बार के टेट परीक्षा में मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम था त्रिशला। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था यशोधरा। तो पत्नी का नाम यशोधरा था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। और अगर बात करें इनकी पुत्री की, तो इनकी जो पुत्री थी उसका नाम था प्रियदर्शनी। तो प्रियदर्शनी भगवान महावीर स्वामी की क्या थी? पुत्री थी। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, पत्नी का नाम यशोदा था। अच्छा, महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के दामाद का नाम था जमाली, और जमाली ही इनके पहले शिष्य भी बने थे। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। मेरे दोस्त, महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी जो है वो क्या किया था? इनको जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी और आपका कौन सा वृक्ष? ऋजुपालिका नदी और आपका साल का वृक्ष। तो साल का वृक्ष और ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। तो ऋषभदेव क्या थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है? अच्छा, एक बात और, जो ऋषभदेव थे उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, जय श्री गुल महाराज।